जय हिंद प्यारे बच्चों, जेपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कार्बोहाइड्रेट के बारे में अध्ययन करेंगे और इससे संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम हो सकती है उनके बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। कार्बोहाइड्रेट बाबू हर बोर्ड एग्जाम साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो इसलिए ध्यान से थोड़ा पढ़ेंगे। और 12th में केमिस्ट्री में भी है, बायोलॉजी में भी है, तो यानी याद रखेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है बाबू? तो एक प्रकार का न्यूट्रिएंट है, यानी पोषक तत्व, यानी जिसको भोजन के रूप में ग्रहण करने पर शरीर को क्या मिलती है, ऊर्जा की क्या होती है, प्राप्ति होती है। और ये भी याद रखेंगे बाबू कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है सबसे तेज एनर्जी देने वाला क्या होता है, पोषक तत्व होता है, यानी सबसे तेज एनर्जी देगा। यानी बहुत तेज, जैसे आप भोजन का सेवन करेंगे, अगर उस भोजन में कार्बोहाइड्रेट है तो आपको बहुत तेज एनर्जी की क्या होगी, प्राप्ति होगी। समझ में आया कि नहीं? आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किस भोजन से प्राप्त होती है, तो याद रखेंगे सबसे ज़्यादा अगर कार्बोहाइड्रेट की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा मिलती है बाबू शहद से। किससे मिलती है? शहद से। शहद से सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की क्या होती है, प्राप्ति होती है। समझ में? इसके अलावा केला खा सकते हैं या जो भी चीनी के प्रोडक्ट हैं उनसे हम लोग को कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति हो सकती है। तो कार्बोहाइड्रेट इसमें पूछ रहा है कि कार्बोहाइड्रेट का अगर 1 ग्राम अगर हम लोग सेवन करें तो कितनी कैलोरी ऊर्जा की क्या होगी, प्राप्ति होगी। कैलोरी तो आप जानते हैं बाबू ऊर्जा का क्या होता है, मात्रक होता है। तो याद रखेंगे यानी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा की क्या होती है, प्राप्ति होती है। समझ में आया कि नहीं? तो कार्बोहाइड्रेट समझ गए होंगे, एक प्रकार का पोषक तत्व जिसे भोजन के रूप में ग्रहण करने पर ऊर्जा की क्या होगी, प्राप्ति होगी। और याद रखेंगे 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा की क्या होती है, प्राप्ति होती है। समझ में आया कि नहीं है? और सबसे तेज, सबसे फास्ट एनर्जी देने वाला न्यूट्रिएंट क्या है बाबू, कार्बोहाइड्रेट। समझ में आया कि नहीं? चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके पास है, कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक सूत्र होता है। याद रखिए, जैसे कि एग्जाम्पल की हम बात करें कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, कितना होता है, C6H12O6। समझ में आया कि नहीं है? ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, C6H12O6। अब ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा, इनको सभी में x और y के रूप में टर्म में चेंज किया है। ये क्या हम करते हैं बाबू, यहाँ पर लिख देते हैं CX, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए यहाँ H है और O है, सब जगह H2O में पहले इसको चेंज कर देते हैं। तो क्या मैं इसको H2 और क्या लिख सकते हैं, Y लिख सकते हैं। कैसे बाबू? देखिए हाइड्रोजन कितनी बार है, 12 बार, और ऑक्सीजन कितनी बार, यहाँ 6 बार। तो क्या हम 1 लिख दें और 1 लिखेंगे, यानी हमारे पास जो आएगा यहाँ पे टर्म देखिएगा, ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे जो आएगा बाबू C और X का जगह पर हमने क्या माना, 6 माना, और H2O और यहाँ पर भी क्या मान लिया, 6 मान, 6 एकम 6, 6 दूना 12। समझ में आया कि नहीं? यानी इसको लिख सकते हैं C6H2O और यहाँ पर लिख देंगे बाबू Y। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? हमारे पास ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, B नंबर क्या है, सही है। यानी याद रखेंगे सब जगह रूल का पालन नहीं होता, लेकिन जनरल फार्मूला के रूप में इसे याद रखते हैं C6H2OY। यहाँ X क्या है, कार्बन की संख्या, Y क्या है बाबू, या Y यहाँ पे जो भी नंबर आएगी वहाँ ऑक्सीजन की नंबर आ सकती है, और यहाँ पे गुणा करेंगे, ऑक्सीजन जितना होगा उसका 2 गुना किसकी संख्या होगी, हाइड्रोजन की क्या होगी, संख्या होगी। तो क्या क्या सीखे, कार्बोहाइड्रेट से सबसे तेज एनर्जी की प्राप्ति होगी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। सबसे ज़्यादा किससे मिलता है, शहद से मिलता है। कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक सूत्र याद रखेंगे CHH2O उसका Y। समझ में आया कि नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट में शर्करा के अंतर्गत आते हैं। चलिए बाबू इसके लिए मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ, उसके बाद हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम लोग के पास क्या आ रही है। देखिए बाबू यहाँ पे मैंने बात किया कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट। समझ में आया कि नहीं बाबू, कार्बोहाइड्रेट।
अब क्या करते हैं बाबू, इस कार्बोहाइड्रेट को मैं दो भागों में बांट देता हूँ। दो भागों में मैंने इसको क्या कर दिया, बांट दिया। यहाँ पे मैंने बांटा एक भाग जिसको क्या बोलते हैं, यानी जिसमें शर्करा की मात्रा हो, शर्करा की मात्रा हो यानी शर्करा वाला, और एक बाबू हमने बांट दिया अशर्करा वाला। अशर्करा, शर्करा मतलब जो हम लोग को क्या लगेगा, मीठा लगेगा, अशर्करा जो हम लोग को मीठा नहीं लगेगा। चलिए, शर्करा वाले भाग को भी मैंने कितने भागों में बांट दिया बाबू, दो भाग में। एक भाग हम लोग के पास जो होता है, याद रखेंगे, मोनोसैकेराइड। क्या याद रखेंगे बाबू, मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड। समझ में आया कि नहीं है। और यहाँ हम लोग के पास है ओलिगो। क्या याद रखेंगे बाबू, ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड। समझ में आया कि नहीं आया। और यहाँ पे याद रखेंगे बाबू, ये जो टर्म आता है, यहाँ से टर्म आता है जो मान लें, यानी मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, और यहाँ पे टर्म आता है पॉलीसैकेराइड। कौन सा टर्म आता है बाबू, पॉलीसैकेराइड। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए, तो पूछा जाएगा कि अशर्करा इसमें से कौन है, तो कहेंगे पॉलीसैकेराइड। शर्करा इसमें से कौन कौन आएगा, मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड। अब चलिए, मोनोसैकेराइड में तीन नाम आपको हमेशा याद रखना है। एक नाम बाबू ग्लूकोज, का नाम याद रखना है बाबू, ग्लूकोज। दूसरा आपको नाम याद रखना है फ्रक्टोज। क्या नाम रखना है बाबू, फ्रक्टोज। और तीसरा आपको नाम याद रखना है गैलेक्टोज। तीन नाम आपको याद रखना है कि तीन नाम कौन कौन आएंगे बाबू इसमें, मोनोसैकेराइड में, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। एक बात हमेशा याद रखना है बाबू कि जो ग्लूकोज होता है, ये भी पिछली बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप क्या है, तो याद रखेंगे ग्लूकोज सबसे सरलतम रूप है। फ्रक्टोज और कौन बाबू, गैलेक्टोज। अब ओलिगोसैकेराइड क्या होता है, ओलिगोसैकेराइड क्या होता है बाबू, जो मोनोसैकेराइड के मिलाने से बनता है। कौन सैकेराइड, वो ओलिगोसैकेराइड। समझ में आया। जैसे इसमें हम लोग खास करके नाम याद रखेंगे बाबू डाइसैकेराइड। क्या याद रखेंगे बाबू, डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड किसको बोलेंगे, तो डाइसैकेराइड बोलेंगे जिसमें दो मोनोसैकेराइड हो। क्या बोलेंगे, डाइसैकेराइड। और जिसमें तीन मोनोसैकेराइड हो उसको क्या बोलेंगे बाबू, ट्राइसैकेराइड। ऐसे अनेक हो सकते हैं, लेकिन हम लोग बात बस करेंगे यहाँ पे डाइसैकेराइड और ट्राइसैकेराइड का। डाइसैकेराइड में क्या होगा बाबू, जिसमें दो मोनोसैकेराइड मिलते हो। दो मोनोसैकेराइड तो डाइसैकेराइड बनेगा, और तीन मोनोसैकेराइड मिलेंगे तो क्या बनेगा बाबू, ट्राइसैकेराइड बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए, यहाँ पे मैं बात कर लूँ जो हम लोग के पास होगा, यहाँ पे डाइसैकेराइड, इसमें याद रखना है क्या बनता है बाबू, इसमें पहला आपको याद रखना है मल्टोज। का नाम याद रखना है बाबू, मल्टोज। दूसरा आपको नाम याद रखना है बाबू सुक्रोज। और तीसरा आपको नाम याद रखना है लैक्टोज। क्या रखना है बाबू, लैक्टोज। ये होते हैं बाबू डाइसैकेराइड। क्या होते हैं बाबू, और ट्राइसैकेराइड में याद रखना है रैफिनोज। क्या नाम याद रखना है, रैफिनोज। ये क्या है बाबू, ट्राइसैकेराइड। समझ में आया कि नहीं है। अभी मैं आगे बताऊंगा जो भी क्वेश्चन हम लोग के पास आएगा, मल्टोज किससे बनता है, सुक्रोज कैसे बनता है, लैक्टोज कैसे बनता है, और यहाँ पे ट्राइसैकेराइड में रैफिनोज कैसे बनता है। समझ में आया कि नहीं है। मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। ओलिगोसैकेराइड में हमने बात आज यही करेंगे डाइसैकेराइड और ट्राइसैकेराइड में। डाइसैकेराइड में आता है मल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, और यहाँ ट्राइसैकेराइड में क्या आता है बाबू, रैफिनोज। याद रखेंगे ये जो हम लोग के पास है ग्लूकोज, ग्लूकोज किस में मिलता है बाबू, तो याद रखेंगे रक्त में। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा पाई जाती है। फ्रक्टोज यानी क्या बाबू, फल में। गैलेक्टोज याद रखेंगे बाबू किस में पाई जाती है, दूध में पाई जाती है।
समझ में आया कि नहीं बाबू। इसी तरीके से मल्टोज कोई पूछे आपसे, मल्टोज याद रखेंगे किस में मिलता है बाबू, मार्ड में। मार्ड समझते हैं ना, मार्ड में मिलता है क्या बाबू, यानी मल्टोज। सुक्रोज किस में मिलता है, सब लड़का लोग जानते होंगे, चीनी में। और लैक्टोज यानी माँ के दूध में, माँ के दूध में क्या पाया जाता है, याद रखेंगे लैक्टोज। समझ में आया कि रैफिनोज, रैफिनोज बाबू एक सब्जी होता है बोड़ी, यानी जिसको बोड़ा भी कहा जाता है, उनमें कौन मिलता है बाबू, रैफिनोज मिलता है। अगर मैं बात करूं किसकी, पॉलीसेकेराइड की, तो पॉलीसेकेराइड में क्या क्या आता है, याद रखेंगे। सबसे पहला पॉलीसेकेराइड की बात करें तो वो आता है सेलुलोज। क्या आता है बाबू, सेलुलोज, सेलुलोज। दूसरा आता है आपके पास बाबू स्टार्च। क्या आता है, स्टार्च। और तीसरा आता है आपके पास ग्लाइकोजेन। क्या आता है बाबू, ग्लाइकोजेन। अब याद रखेंगे जो हम लोग के पास सेलुलोज है वो पौधा में पाया जाता है, ये दोनों किस में पाए जाते हैं, याद रखेंगे पौधा में। और अगर मैं ग्लाइकोजेन की बात करूं तो ये किस में पाया जाता है, जंतु में। जंतु जो अपना भोजन स्टोर करता है किसके रूप में, ग्लाइकोजेन के रूप में। पौधा अपना भोजन स्टोर करता है स्टार्च के रूप में। और सेलुलोज क्या है बाबू, सेलुलोज पौधा की जो भी कोशिका भित्ति बनी होती है, किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। ये कहानी कार्बोहाइड्रेट का था। इससे रिलेटेड आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको याद रखना है। मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। ओलिगोसेकेराइड में मैंने दो ही का बात किया, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड का। डाइसेकेराइड में माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। ट्राइसेकेराइड में रैफिनोज। पॉलीसेकेराइड में सेलुलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन। ये भी बताया कि कहाँ कहाँ ये पाए जा सकते हैं, यानी इनके स्रोत क्या। समझ में आ गया सबको बाबू। चलिए अब देखते हैं हम लोग के पास जो क्वेश्चन है। अब हम लोग क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं। कह रहा कार्बोहाइड्रेट यानी शर्करा के अंतर्गत आते हैं। अभी आपने देखा शर्करा के अंतर्गत मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड आ रहे थे, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग के पास डी सही है, मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड, जिनमें क्या आते हैं, शर्करा की मात्रा क्या होती है, पाई जाती है, यानी स्वाद में मीठे लगेंगे। समझ में आया कि नहीं, स्वाद में मीठा लगेगा तो शर्करा, स्वाद में मीठा नहीं लगे तो इसका मतलब अशर्करा, यानी से शुगर की मात्रा नहीं। सबको समझ में आ गया बाबू। चलिए कार्बोहाइड्रेट में अशर्करा के अंतर्गत कौन आता है, तो अशर्करा के अंतर्गत हमेशा क्या आएंगे, पॉलीसेकेराइड, यानी स्वाद में क्या नहीं होते हैं, मीठे नहीं होते हैं। समझ में आया बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। मोनोसेकेराइड का रासायनिक सूत्र याद रखेंगे। जो भी मोनोसेकेराइड में थे ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, यानी जो भी मोनोसेकेराइड है सबका रासायनिक सूत्र कितना होगा, C6H12O6। सबका रासायनिक सूत्र क्या होगा, चाहे आपसे किसके बारे में पूछा जाए, वो ग्लूकोज का, चाहे आपसे पूछा जाए फ्रक्टोज का, या आपसे पूछा जाए गैलेक्टोज का, सबका फॉर्मूला एक ही होता है, यानी याद रखेंगे C6H12O6। समझ में आया कि नहीं। हम मोनोसेकेराइड के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, ग्लूकोज भी आता है, फ्रक्टोज भी आता है, गैलेक्टोज, यानी ये तीनों। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, इनमें सभी होंगे, यानी सभी किनके अंतर्गत आते हैं बाबू, मोनोसेकेराइड के अंतर्गत आते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। यहाँ तक सबको समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा कि सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट कौन है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ग्लूकोज है और फॉर्मूला होगा C6H12O6। चलिए ओलिगोसेकेराइड कह रहा है, ओलिगोसेकेराइड में मोनोसेकेराइड अणुओं की संख्या हो सकती है, यानी ओलिगोसेकेराइड क्या होता है, जब मोनोसेकेराइड आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं बाबू, ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड में 2 से 10, कितना बाबू, 2 से 10 मोनोसेकेराइड अणुओं की क्या होती है, संख्या होती है। समझ में आया कि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है वो डाइसेकेराइड के अंतर्गत। अभी आपने देखा कि डाइसेकेराइड में कौन कौन से आ सकते हैं, बताइए। डाइसेकेराइड में माल्टोज आएगा, सुक्रोज आएगा, लैक्टोज आएगा, बताइए कौन सा आएगा। तो याद रखेंगे डाइसेकेराइड के अंतर्गत माल्टोज भी आएगा, सुक्रोज भी आएगा, लैक्टोज भी आएगा। और याद रखेंगे माल्टोज किससे बनता है, तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज प्लस
ग्लूकोज यानी ग्लूकोज के दो अणु मिलकर, याद रखेंगे, ग्लूकोज के दो अणु मिलकर किसका निर्माण करेंगे, माल्टोज का। इसी तरीके से सुक्रोज, सुक्रोज यानी ये कैसे बनेगा बाबू, तो कहिएगा सर ग्लूकोज का एक अणु प्लस फ्रक्टोज का एक अणु मिलके क्या बनाएगा बाबू, क्या बनाएगा, सुक्रोज का निर्माण, सुक्रोज का निर्माण करेगा। और लैक्टोज में क्या आएगा बाबू, लैक्टोज में आएगा, याद रखेंगे, ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस क्या रखेंगे बाबू, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज। तो कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि देखिए ग्लूकोज और ग्लूकोज क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, मतलब इनका क्या हो रहा है, उपचय हो रहा है, यानी एनाबोलिज्म हो रहा है, दोनों जुड़ के क्या बनाएंगे, माल्टोज। और ऐसे ही ग्लूकोज फ्रक्टोज मिलके क्या बनाएंगे, सुक्रोज। और ऐसे ही ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलके क्या बनाएंगे, लैक्टोज। तीनों क्या है, सही है। ये बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से और जो भी क्या होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर लैक्टोज का हम जलांशन करें यानी जल में उनको मिलाएं तो क्या हमको मिलेगा, तो याद रखेंगे ग्लूकोज और लैक्टोज की बात किए हैं तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलेगा, सुक्रोज की बात करेंगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेगा, और मल्टोज की बात करें तो ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलेगा। समझ में आया कि नहीं है। डाइसैकेराइड का जल अपघटन करने पर कितने मोनोसैकेराइड प्राप्त होते हैं। अभी आपके पास मैंने अभी क्वेश्चन बताया ही कि डाइसैकेराइड, जब दो मोनोसैकेराइड से डाइसैकेराइड मिल रहे हैं तो अगर हम इनका जल अपघटन करें यानी जलांशन करें तो यहां से दो मोनोसैकेराइड का क्या होगा, निर्माण होगा। तो डाइसैकेराइड कहेगा तो दो, अगर यही कहता कि हमारे पास क्या है ओलिगोसैकेराइड तो इसके लिए अलग अलग आंसर आता। समझ में आया कि नहीं है बाबू। चलिए कैसे मिलेगा, तो यानी याद रखेंगे जैसे अगर हम बात करें सुक्रोज का, किसकी बात करें बाबू, सुक्रोज। सुक्रोज के साथ अगर हम जल का उपयोग करें तो हमारे पास क्या मिलेगा बाबू, हमारे पास मिलेगा सुक्रोज में कौन कौन पाए जाते हैं, तो याद रखेंगे ग्लूकोज मिलेगा और प्लस आपका क्या मिलेगा बाबू, फ्रक्टोज मिलेगा। ग्लूकोज प्लस कौन बाबू, फ्रक्टोज की प्राप्ति होगी किससे, सुक्रोज से। यानी दो मिले, एक और एक कितना हो गया, दो अणुओं की क्या होगी, प्राप्ति होगी। समझ में आया कि नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है मल्टोज माल्टेज एंजाइम के द्वारा जल अपघटन के फलस्वरूप प्रदान करता है। अभी मैंने बताया बाबू कि जो मल्टोज होता है कैसे बनता है, तो याद रखेंगे जो हम लोग के पास क्या है, माल्टोज जो है बाबू अगर इसका जल अपघटन करें और एंजाइम खासकर याद रखिएगा माल्टेज एंजाइम, कौन सा एंजाइम बाबू, माल्टेज। माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में रिएक्शन कराया जाए, एंजाइम क्या करेगा, क्रिया को तेज कर देता है। यानी तो जैसे माल्टोज का तो हम लोग के पास ग्लूकोज और प्लस क्या मिलेगा बाबू, ग्लूकोज। क्या मिलेगा, ग्लूकोज प्लस क्या मिलेगा, ग्लूकोज। अब देखिए ग्लूकोज ग्लूकोज कितने अणु हैं बाबू, इसके दो अणु मिल रहे हैं, यानी ग्लूकोज के कितने अणु मिलते हैं, दो अणु मिलते हैं। सबको समझ में आया कि नहीं है। अब देखिए सुक्रोज इन्वर्टेज एंजाइम द्वारा जल अपघटन के फलस्वरूप प्रदान करता है। याद कीजिए अभी मैंने आपको बताया कि सुक्रोज की कंडीशन में क्या होगा, तो यहां से मैं बात करूं सुक्रोज और इसका जल अपघटन किया जाए किसकी उपस्थिति में, इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में। तो याद रखेंगे बाबू क्या मिलेगा, आपको एक अणु मिलेगा ग्लूकोज का और एक अणु मिलेगा आपके पास फ्रक्टोज का। समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ से क्या ऑप्शन सही है, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज के अणु, ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज के अणु, फ्रक्टोज के दो अणु। ऑप्शन देखिए कौन सही है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। एंजाइम का नाम आपको हमेशा याद रखना है। जैसे सुक्रोज के लिए हमने क्या यूज किया, इन्वर्टेड, और माल्टोज के लिए क्या यूज किया बाबू, माल्टेज। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लैक्टोज यानी कौन बाबू, लैक्टोज जो है
दूध शर्करा, यानी दूध में कौन सा पाया जाता है, लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो लैक्टोज का जल अपघटन किस एंजाइम की सहायता से, देखिए वो इन्वर्टेज किसके लिए था, इन्वर्टेज था बाबू, अभी मैंने बात किया सुक्रोज के लिए, किसके लिए था बाबू, सुक्रोज के लिए। और माल्टेज किसके लिए था बाबू, तो माल्टोज के लिए। और ये जो लैक्टोज है, लैक्टोलेज यहाँ पे होगा, यानी लैक्टोलेज जो है याद रखेंगे, यानी ये क्या होगा, लैक्टोलेज होगा। तो लैक्टोलेज जो एंजाइम होगा ये किसके लिए होगा बाबू, याद रखेंगे लैक्टोज के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। लैक्टोलेज यहाँ पे क्या है, इन्वर्टेज, और यहाँ पे क्या है बाबू, माल्टेज, यानी किसके लिए, माल्टोज के लिए। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए डाइसैकेराइड का रासायनिक सूत्र, अब देखिए बाबू डाइसैकेराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो मैं आपको बताया, जैसे अगर हम बात करें कोई भी मैंने बनाया, जैसे शर्करा की बात करते हैं, शर्करा में यानी सुक्रोज वाला की बात करते हैं, तो जो हम लोगों ने क्या बनाया बाबू, सुक्रोज। अब सुक्रोज के साथ हम लोगों ने किसका यूज किया था, जल का। अब बताइए बाबू ये यूज किया था हमने, इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम यूज करेंगे सुक्रोज बनाएंगे, तो सुक्रोज बनाने के लिए किसका किसका मैंने यूज किया था, सुक्रोज बनाने के लिए पहले हम यूज करेंगे कौन बाबू, ग्लूकोज, और फिर यूज करेंगे कौन बाबू, फ्रक्टोज। अब जैसे हम लोग इनका यूज करेंगे, तो जैसे सुक्रोज का जल अब मतलब जलांशन कर रहे थे तो क्या बन रहा था, यानी ग्लूकोज फ्रक्टोज। तो जैसे इनका रिएक्शन होगा, देखिए बाबू रिएक्शन मैं आपको समझाता हूँ, रिएक्शन क्या होगा बाबू, याद कीजिए ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, अब प्लस फ्रक्टोज का भी C6H12O6। लेकिन बाबू जैसे ये रिएक्शन होगा ना, यहाँ से जल के अणु क्या निकलेंगे, बाहर निकलेंगे, और फार्मूला क्या बन जाएगा, C12H22O11। यानी याद रखिए यहाँ से बाहर क्या निकलेगा, मतलब H2O क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। समझ में आया कि नहीं, तब देख लीजिए यहाँ फार्मूला मिला लीजिए, C12 612 हो रहा है, हाइड्रोजन देखिए वो 12 12 24 हो रहा है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितना हो रहा है, 12 22 हो रहा है। अब यहाँ 2 जोड़ देंगे तो 24 हो जाएगा। ऑक्सीजन 11 और 1 12, यहाँ भी कितना होगा, 6 6 क्या हो जाएगा, 12। यानी जैसे ही ग्लूकोज और फ्रक्टोज का रिएक्शन होगा, वहां से जल के अणु क्या निकलेंगे, बाहर। तो इसका मतलब है डाइसैकेराइड का जो फार्मूला होगा, किसका फार्मूला होगा वो, डाइसैकेराइड का, उसका फार्मूला कितना होगा, C12H22O11। यानी ये बी ऑप्शन क्या है, सही है। मोनोसैकेराइड क्या होगा वो, C6H12O6। डाइसैकेराइड क्या होगा, C12H22O11। आपका दिमाग काम करना चाहिए, आप कह सकते हैं सर यहाँ पे कार्बन 6 6 तो 12 हो रहा है, हाइड्रोजन 12 12 24 होना चाहिए, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितनी हो रही है, 12 हो रहा है, और ऑक्सीजन होना चाहिए 6 6 12, लेकिन ऑक्सीजन कितना हो रहा है, 11। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से H2O क्या निकलता है, बाहर। और जैसे फिर इनका अगर रिएक्शन कराएंगे, फिर हमको ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेगा, और कौन सा एंजाइम लगाएंगे, इन्वर्टेज। समझ में आया कि नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। रैफिनोज का जल अपघटन करने के फलस्वरूप क्या प्राप्त होता है, तो रैफिनोज याद रखेंगे, रैफिनोज में कौन कौन कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, पहले मैं आपको ये बता दूं, ठीक है बाबू। याद रखेंगे जो रैफिनोज होता है, रैफिनोज में रैफिनोज इस कार्बोहाइड्रेट में याद रखेंगे बाबू हमारा ग्लूकोज भी होता है, प्लस क्या होता है बाबू, फ्रक्टोज भी होता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज, और प्लस क्या होता है बाबू, ग्लूकोज फ्रक्टोज प्लस क्या होता है बाबू, गैलेक्टोज। यानी तीनों कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। तो इनका अगर जल अपघटन करेंगे तो क्या बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, इनमें से सही। समझ में आया कि नहीं आया। पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत आएंगे बाबू, मैंने बताया पॉलीसैकेराइड में सेलुलोज भी था। कौन था बाबू, सेलुलोज भी था। मैंने बताया कि पॉलीसैकेराइड में सेलुलोज भी है,
स्टार्च भी है, ग्लाइकोजन भी है। ग्लाइकोजन के में पाया जाएगा बाबू, जंतु में। और जंतु जो क्या होता है, अपना भोजन जो क्या करता है, संचय यानी स्टोर करता है। भोजन संचय यानी स्टोर किसके रूप में करता है, तो याद रखेंगे ग्लाइकोजन के रूप में। अगर पूछा जाए कि सर पौधा किन के रूप में, तो पौधा अगर बात करें, पौधा अपना भोजन स्टोर किसके रूप में करेगा, यानी भोजन स्टोर करेगा स्टार्च के रूप में। स्टार्च यानी मंड यानी चोकर आप देखे होंगे, भोजन जो क्या करेगा, संचय करेगा। और अगर मुझसे पूछा जाए कि सर सेलुलोज क्या होती हैं, ये भी पौधा में पाया जाता है। और ये क्या होती हैं बाबू, यानी पौधों की जो क्या बनी होती हैं, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की क्या होती है, बनी होती है। तो इनमें से तीनों क्या है, सही है। पॉलीसेकेराइड में क्या होते हैं, पॉलीसेकेराइड मतलब काफ़ी ज़्यादा मोनोसेकेराइड मिलेंगे तो क्या बनाएगा, पॉलीसेकेराइड। समझ में आया कि नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, पॉलीसेकेराइड होते हैं। देखिए वो पॉलीसेकेराइड, पहला तो इनमें स्वाद नहीं होता है, तभी तो मैंने बोला बाबू ये कैसे हैं, अशर्करा है, यानी इनमें स्वादहीन होते हैं। ये साथ साथ जल में घुलते नहीं हैं और अक्रिस्टलीय होते हैं, यानी इनमें से क्या बाबू, समझ में आया कि नहीं। तो आप पूछ सकते हैं सर अगर ये जल में घुलते नहीं हैं, मतलब इनका अगर पाचन नहीं होगा तो कैसे हम लोग को शरीर को एनर्जी मिलेगी। तो इसके लिए बाबू याद रखेंगे, जैसे अभी मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि अगर जैसे मोनोसेकेराइड से क्या बनता है, डाइसेकेराइड, और काफ़ी ज़्यादा मोनोसेकेराइड मिलेंगे तो क्या बनेगा, ओलिगोसेकेराइड, और उससे भी ज़्यादा बना दिया जाए तो क्या बनेगा, पॉलीसेकेराइड। तो जैसे जैसे उनका हम क्या करते जाएंगे, जलांशन यानी उनका जल अपघटन करते जाएंगे, यानी उनको तोड़ते जाएंगे, तो तोड़ने के बाद भी क्या बनेगा, जैसे पॉलीसेकेराइड से बनेगा ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड से क्या बनेगा, मोनोसेकेराइड, तब जाके भोजन का क्या होगा, पाचन। देखिए छोटे अणु जैसे मान लीजिए मोनोसेकेराइड जुड़ के क्या बना रहे हैं, ओलिगोसेकेराइड, इसको बोलते हैं उपचय। क्या बोलते हैं, उपचय, एनाबोलिज्म, ठीक है। और अगर बड़े अणु जैसे पॉलीसेकेराइड टूट रहा है किसमें, ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड के में टूट रहा है मोनोसेकेराइड, इसको बोलते हैं अपचय यानी कैटाबोलिज्म। और दोनों प्रक्रिया क्या कहलाती है, मेटाबॉलिज्म, जैसे भोजन का क्या होता है, पाचन होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्टार्च या सेलुलोज के जल अपघटन से क्या बनेगा। देखिए वो स्टार्च, और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, स्टार्च के या सेलुलोज के जल अपघटन से क्या बनता है, ग्लूकोज की क्या होती है, प्राप्ति होती है। इसको स्टार मार के याद कर लीजिएगा, स्टार्च या सेलुलोज के जल अपघटन के फलस्वरूप क्या मिलता है बाबू, ग्लूकोज की क्या होती है, प्राप्ति होती है। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जंतुओं में पाया जाने वाला पॉलीसेकेराइड है। अब पॉलीसेकेराइड में तीनों था, ग्लाइकोजन, स्टार्च और कौन बाबू, सेलुलोज। ये किस में मिलता था बाबू, ये दोनों किस में पाए जाते थे, पौधा में, और ये किस में पाया जाता था, जंतु में। तो कौन सा ऑप्शन सही है बाबू, ए नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। अब बताइए बाबू, ये पिछली बार का बोर्ड एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है, सर्वाधिक पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। मैं आपको ऑप्शन में बताता हूं, आपको ये भी बता दो कि किन में ये पाया जाता है। जैसे फ्रक्टोज किस में पाया जाता था बाबू, फल में। किसे पाया जाता था, फल में। सुक्रोज यानी गन्ना, किस में पाया था बाबू, गन्ना यानी चीनी। सेलुलोज किसे पाया जाता है, पौधा। और बताइए बाबू ये जो है ग्लूकोज किस में पाया जाता है, ग्लूकोज बाबू पाया जाता है किस में, रक्त में। अब आप मुझे बताइए कि इनमें से कौन सबसे ज़्यादा पाया जाएगा। तो कौन सबसे ज़्यादा पाया जाएगा बाबू, आपको दिखाई दे रहा है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा किन की संख्या है, पौधों की संख्या। और पौधा में क्या पाया जाता है बाबू, आप तो कह सकते पौधा की संख्या है तो पौधा में तो फल भी मिलेगा, तो इसका मतलब ये भी होना चाहिए। लेकिन बाबू पौधा में प्रत्येक कोशिका जो होती है, कोशिका भित्ति, कोशिका के चारों ओर क्या पाए थे, कोशिका भित्ति, और वो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती, सेलुलोज की। असंख्य कोशिका भित्ति पाई जाती, कोशिका मतलब पाई जाएगी तो कोशिका भित्ति भी असंख्य पाया जाएगा। तो इसका मतलब है सबसे ज़्यादा यानी कोशिका भित्ति, और कोशिका भित्ति किसका बना होता है, सेलुलोज का, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही। कोई दिक्कत है यहाँ पे?
समझ में आया कि नहीं? कैसे सेलुलोज ज़्यादा है? क्योंकि पौधों की संख्या ज़्यादा है। और पौधा किसका बनेगा? मान लीजिए पौधा के अंदर कोशिका पाया जाएगा, और कोशिका जो होता है बाबू किस कोशिका के चारों ओर क्या पाती है? कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। यानी सेलुलोज सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला क्या है? कार्बोहाइड्रेट। सबसे सरलतम ग्लूकोज, और सबसे ज़्यादा बाबू क्या पाया जाता है? सर्वाधिक पाया जाने वाला क्या है? सेलुलोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट। देखिए बाबू सबसे मीठा, कई जगह गलत आंसर देता है, कई जगह मानते हैं कि सबसे ज़्यादा मीठा क्या होता है? सुक्रोज होता है। नहीं बाबू, सबसे ज़्यादा मीठा कौन कार्बोहाइड्रेट होता है? तो याद रखेंगे फ्रक्टोज। सबसे ज़्यादा मीठा, अगर आप देखेंगे तो कई जगह गलत आंसर दिया हुआ है, तो आप याद रखेंगे सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? फ्रक्टोज। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मोनोसेकेराइड का उपचय। अब देखिए बाबू, मैं आपको ये बातें आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन कैसे पूछा है ये समझना है। देखिए बाबू, सबसे पहला आपको याद रखना, जैसे हम लोग के पास क्या है? मोनोसेकेराइड। क्या है बाबू? मोनोसेकेराइड। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, मोनोसेकेराइड। कोई दिक्कत है? चलिए, ये मैंने तीर बना दिया। अब मोनोसेकेराइड, उसके आगे मैंने लिखा ओलिगो। क्या लिखा बाबू? ओलिगोसेकेराइड। दिखाई दे रहा है बाबू? ओलिगोसेकेराइड। कोई दिक्कत है आपको? चलिए, उसके आगे मैंने लिखा ओलिगोसेकेराइड के आगे मैंने लिख दिया बाबू पॉलीसेकेराइड। क्या लिखा बाबू? पॉलीसेकेराइड। यहाँ हमने लिखा पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है बाबू? देखिए, जो ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड हैं, अगर मैं इनका क्या कर दूं बाबू? उपचय। क्या करूं? उपचय। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? केटा नहीं, एना। क्या बोलते हैं बाबू? एनाबोलिज्म। एनाबोलिज्म। और इनका अगर उपचय करूं तो क्या बनेगा? पॉलीसेकेराइड। अब देखिए, मोनोसेकेराइड का उपचय करने पर ओलिगो, ओलिगो का उपचय करने पर पॉलीसेकेराइड। मतलब ये छोटा अणु से ये बड़ा अणु, इस बड़ा अणु से ये बड़ा अणु। समझ में आया कि नहीं? अब जैसे ही इनका क्या कर दिया जाए बाबू? अपचय। क्या कर दिया जाए बाबू? अपचय। अपचय को इंग्लिश में बोलते हैं केटाबोलिज्म। क्या बोलते हैं बाबू? केटाबोलिज्म। तो क्या बन जाएगा? ओलिगो। और ओलिगो का अगर हम क्या कर दें? अपचय, तो क्या बन जाएगा बाबू? मोनोसेकेराइड। हमारे शरीर में केवल इसी का बाबू क्या होता है? पाचन होता है। तो आप कहेंगे सर अगर इनका हम यूज करेंगे तो पाचन कैसे होगा? तो ये प्रोसेस चलेगा। पॉलीसेकेराइड का अपचय होने से क्या बनेगा? ओलिगो। ओलिगो का अपचय होने से मोनोसेकेराइड। तब जाके हमारे शरीर में भोजन का क्या होगा? पाचन होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। मोनोसेकेराइड का अगर मैं क्या करूं बाबू? उपचय करूं तो क्या बनेगा? तो मोनोसेकेराइड में कौन कौन आता है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। ये तो होगा नहीं, क्योंकि मोनोसेकेराइड का उपचय करने से क्या बनता है? ओलिगो। ओलिगो में कौन आएगा बाबू? सुक्रोज। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही। समझ में आया कि नहीं? ये बातें आपको याद रखनी है कि मोनोसेकेराइड का एनाबोलिज्म करेंगे तो ओलिगो, ओलिगो का एनाबोलिज्म करेंगे तो पॉली, पॉली का कैटाबोलिज्म करेंगे तो क्या बनेगा? ओलिगो, ओलिगो का कैटाबोलिज्म करेंगे तो क्या बनेगा? मोनोसेकेराइड। पाचन केवल और केवल किसका होता है? शरीर में मोनोसेकेराइड का ही होता है। सबको बातें समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या होती है। ये तो केमिस्ट्री वाला क्वेश्चन है,
लेकिन मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले तो याद रखना है कायरल कार्बन क्या होता है। पहले आप ग्लूकोज का पहले स्ट्रक्चर बनाइए, सी देखिए वो यहाँ मैं बना देता हूँ, समझ जाइएगा। सी यहाँ पे क्या होता है बाबू, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे एच, यहाँ पे होता है बाबू ओ एच, यहाँ पर एच, यहाँ पर होता है बाबू एच, यहाँ पर होता है ओ एच, यहाँ पर होता है बाबू ओ एच, यहाँ पर क्या होता है एच, यहाँ पे याद रखेंगे ओ एच, यहाँ पे याद रखेंगे एच, ठीक है बाबू। और नीचे क्या होता है CH2H। अब देखिए पहले आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ग्लूकोज। फार्मूला देख लेंगे, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है C6H12O6। फार्मूला सही है कि नहीं, कार्बन गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6, सही है। हाइड्रोजन देखते हैं बाबू 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऑक्सीजन 6, 1 2 3 4 5 6, सही है। अब देखिए कायरल के मतलब होता है कि वह कार्बन जिस कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है और चारों जो बॉन्ड बने उसमें चारों बॉन्ड से अलग अलग कंपाउंड क्या हो, जुड़े हो, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कायरल। अब देखिए ये 4 बॉन्ड बनाया है लेकिन इससे कंपाउंड को जुड़ा है, मतलब 4 ही तत्व, 4 बॉन्ड तो बना है 1 2 3 4, लेकिन जहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा वो कायरल कार्बन नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे इस सी को देखिए, ऊपर अलग, इधर अलग, इधर अलग, तो ये भी क्या है, कायरल है। क्या है बाबू, कायरल। कायरल का मतलब चारों अलग अलग ग्रुप जुड़े हों। यहाँ भी कायरल है, यहाँ भी कायरल है, यहाँ भी कायरल है, यहाँ भी क्या है, कायरल। आप कहेंगे सर ये कायरल क्यों है कि नहीं है, तो आप एक बात कर सकते हैं, यहाँ पे OH जोड़ दीजिए, लेकिन यहाँ हम H जोड़ दें, यहाँ H हो जाएगा CH2। देखिए वो इससे H इससे H, एक एक समान तत्व जुड़ गया। जब समान तत्व जुड़ता है तो कायरल कार्बन नहीं है। तो आपसे पूछा जाए कायरल कार्बन के मतलब होता है कि कायरल कार्बन में कार्बन 4 बॉन्ड बनाना चाहिए और चारों बॉन्ड में अलग अलग तत्व या अलग अलग कंपाउंड क्या होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए। देखिए कहाँ कहाँ चारों अलग अलग, यहाँ OH, यहाँ पे H, इधर देखिए पूरा जुड़ा हुआ है, इधर क्या है C जुड़ा, C डबल बॉन्ड OH जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि ये चारों से अलग अलग, यानी कायरल कार्बन की संख्या कितनी होती है, 4। डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या 4। मैंने बता दिया कायरल के मतलब क्या होता है, जिसमें कार्बन 4 बॉन्ड बनाना चाहिए और साथ ही साथ 4 जो बॉन्ड बना अलग अलग क्या जुड़ा होना चाहिए, तत्व या उसे कंपाउंड या जो भी समूह जुड़ा होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कागज बनाने में किस कार्बोहाइड्रेट का उपयोग होता है। अभी आपको याद रखना है जो कागज बनता है बाबू सेलुलोज का बनता है, यानी सेलुलोज का उपयोग करके हम लोग क्या बनाते हैं, कागज बनाते हैं। ये भी आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। समझ में आया कि नहीं यार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कागज के रंग में कुछ दिनों के बाद परिवर्तन किस क्रिया के कारण होता है। आप लोग सब लोग देखे होंगे, कोई भी कॉपी है जिसमें आप लिखते होंगे, अगर साल भर 2 साल 3 साल पुराना कॉपी है तो आप देखते होंगे कॉपी का जो कागज है पीला रंग में चेंज हो जाता है। तो ये पीला रंग क्यों चेंज होता है, क्योंकि कागज का ऑक्सीकरण हो जाता है। तो ये ऑक्सीकरण होने के कारण आपका कागज जो सफ़ेद पहले था वो बाद में किस में चेंज हो गया, पीला रंग में क्या हो गया, चेंज हो गया। बात समझ में आया कि नहीं बाबू। तो कागज का क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण, यानी उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू, ऑक्सीडेशन या बोलते हैं उपचयन। तो इस क्रिया के कारण कागज के रंग में क्या आता है, परिवर्तन आता है। तो ये था बाबू हम लोग का कार्बोहाइड्रेट। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन या मैंने जो भी आंसर बताया वो आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।